Hello guys, my name is Tanuja Sharma. I am your chemistry teacher and welcome to CTS. आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। अभी तक हमने जो सीखा वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमने पूरी पढ़ ली थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की ट्रिक्स हमने सीख ली थी और हमने ये भी सीख लिया था कि CFSE कैसे निकालते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि CFSE को यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, द टॉपिक नेम इज फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या CFSE। बेटा दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लस बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, देखो बेटा जो नहीं होता मैं खुद बता देती हूँ, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता है या जिसके आने के कम चांसेस होते हैं मैं खुद बता देती हूँ। एंड इफ आई एम सेइंग दैट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनसे आपके बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके CBSE एग्जाम में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला फैक्टर हम पढ़ लेते हैं, दैट इज नेचर ऑफ लिगेंड। ठीक है, मेटल और लिगेंड दोनों के बारे में पढ़ेंगे बेटा, नेचर ऑफ मेटल भी पढ़ेंगे, नेचर ऑफ लिगेंड भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिगेंड की बात कर लेते हैं। एक काम करो, लिगेंड को छोड़ो, पहले मेटल की बात करो। ठीक है, पहले मेटल की बात करो, वो आसान है। देखिए बेटा, आपको अगर याद हो, अगर आपको थोड़ा याद आ रहा हो, तो जब मैंने आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ाया था, याद है? तो जब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ाया था यानी कि सिडविक्स की थ्योरी पढ़ाई थी, तो मैंने आपको लास्ट में 2 एग्जाम्पल्स ऐसे कराए थे, 8 एग्जाम्पल्स कराए थे, 8 में से 2 एग्जाम्पल्स ऐसे थे, 7th एंड 8th, जो EAN यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, और तब मैंने तुमसे कहा था कि देखो आगे पता चलेगा कि कौन एक्सप्लेन करेगा। उसको एक्सप्लेन करती है हमारी CFT थ्योरी। अब वो क्या था याद करो, तुम्हें याद आएगा, एक था K3FeCN का होल 6 और था आपके पास में K4FeCN का होल 6, ये था। अब बेटा इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जब आप इसका EAN काउंट करोगे तो वो आ जाएगा 35 और जब आप इसका EAN निकालोगे तो वो आ जाएगा 36। ठीक है, अब देखिए बेटा जी, जब इसका EAN 36 है तो ये सिडविक्स के अकॉर्डिंग ज्यादा स्टेबल था। ठीक है, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू सिडविक्स ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, बट स्टेबल होता है ये ज्यादा, यानी कि K3FeCN से ज्यादा स्टेबल होता है इससे। ये मैंने आपको वहां भी पढ़ाया था, लेकिन मैंने आपको इसका आंसर तब नहीं दिया था कि बेटा जी हैव पेशेंस, आपको समझ में आएगा कि सिडविक थ्योरी वहां फेल हो गई। और इसका आंसर किसने दिया? CFT थ्योरी ने दिया। और CFT थ्योरी बोल पड़ी कि भाई रुको, मैं बताती हूँ इसका आंसर। CFT बोली बेटा, चीख के बोली, दैट more is the oxidation number of the metal, more is the oxidation number of the metal, more will be the stability of the complex, more will be the stability of complex। बेटा ये सेम सीरीज में बात हो रही है, ठीक है, या फिर सेम मेटल्स में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये नहीं कि तुम आ रहे हो और रुथेनियम को Fe से कर लो। ठीक है, वो मत करना बेटा, कंपैरिजन सेम ही मेटल में करना। अगर सेम ही मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, Fe+2 है और Fe+3 है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा। कहानी कुछ समझ आई? यानी कि मैं कह सकती हूं कि CFSE ज्यादा होगी M+3 आयन की। देख लो बेटा, M ये मैंने सेम लिया, M+2 आयन से और M+ आयन से, यानी कि एज द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस
द CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है, क्योंकि इससे मेटेरियल का साइज छोटा हो जाता है। भाई जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा उतना छोटा 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 होता जाएगा। बात समझ आ गई? तो सबसे पहला एप्लीकेशन बेटा ये। अब वो आपसे, ये तो मैंने आपको एक बता दिया, आपसे कोई भी एग्जाम्पल देकर पूछ सकता है। मान लीजिए पूछ लिया कोबाल्ट +2 और कोबाल्ट +3 में, तो +3 वाला ज्यादा स्टेबल करेगा। सादा, हाँ, एक और चीज, CFSE जिसकी ज्यादा बेटा जी, क्योंकि स्टेबलाइजिंग एनर्जी है CFSE, तो मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है कि CFSE यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उसकी स्टेबलाइजिंग पावर भी ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। क्लियर हो गई बात? ठीक है, यानी CFSE ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा। चलिए, ये वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पर। क्लियर हो गई बेटा? इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं बेटा जी, नेचर ऑफ लीगेंड। लीगेंड के नेचर की बात कर लेते हैं बेटा जी। लीगेंड किस तरीके से काम करेगा? देखिए बेटा, जो हमारे पास में लीगेंड है, ठीक है, वो मैंने आपको जो पढ़ाए वो 2 तरीके के लीगेंड बाद में पढ़ा, शुरू में तो बहुत सारे पढ़ाए, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, चीलेटिंग, ब्रिज, फ्लेक्सीडेंटेड लीगेंड, एम्बिडेंटेड लीगेंड, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अब उन सारे लीगेंड को जब मैं CFT में पढ़ाई मैंने, तो मैंने उन सारे लीगेंड को किसमें डिफाइन कर दिया? यस, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड और वीक फील्ड लीगेंड में। यानी कि 2 तरह के मेरे लीगेंड होंगे, एक मेरा होगा SFL और दूसरा मेरा होगा WFL। अब बेटा जी समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बेटा, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होता है, देखो लिखवाने को मैं सारे पॉइंट्स भी लिखवा सकती हूँ कि याद करते रहना, पर नहीं, समझो, दिमाग में डालो, तभी तो बेटा तुम्हें सवाल करने में भी मजे आएंगे इसके। देखो होगा क्या, जो मेटल है बेटा, मेटल तुम्हें पता है लीगेंड उसके पास आते हैं बॉन्ड बनाने, आते हैं सारे लीगेंड आते हैं। अब समझो, जब आएगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, तो वो फील्ड कैसी लेके आएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकर आएगा बेटा जी। अब आज तक हम तुम्हें बता देते थे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड पेयरिंग कराता है। अब उस बात को समझो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराता ही क्यों है। ठीक है, अच्छा ये वाला पार्ट लिख लिया, आई नीड द बोर्ड, तो फिर मुझे ये हटाना पड़ेगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं बेटा, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो पेयरिंग कराता ही क्यों है, और वीक फील्ड लिगेंड के ऐसे क्या भाग्य फूट जाते हैं कि वो पेयरिंग नहीं करा पाता। चलिए समझते हैं इस बात को। यानी कि अब सेकंड पॉइंट हमारा होने वाला है नेचर ऑफ लिगेंड। देखिए बेटा जी, देखिए समझिए, हमारे पास ये है डी ऑर्बिटल, ये है डी ऑर्बिटल मेटल का। ठीक है, जब बेटा जी मेटल को, कहां गई मेरी मेटल, ये रही मेरी मेटल, ये रही। जब बेटा इस मेटल को अप्रोच मारेंगे, एक मिनट रुकिएगा बेटा, जब इस मेटल को ये बनने के लिए, जब लिगेंड इस मेटल को पर अप्रोच करेंगे, तो इस बात को समझिएगा बेटा, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसकी जो फील्ड होती है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं, देखो बेटा जी मैंने वहां समझाया था, मोर इज द अट्रैक्शन मोर विल बी द रिपल्शन, और फिर अब एक नई बात और जोड़ लो, मोर इज द अट्रैक्शन मोर इज द रिपल्शन एंड मोर विल बी द स्प्लिटिंग। जिससे जितना ज्यादा प्यार उससे उतनी ज्यादा लड़ाई, और अगर लड़ाई हो गई तो ज्यादा ही स्प्लिटिंग होगी बेटा, थोड़ी स्प्लिटिंग नहीं होगी, स्प्लिटिंग भी बहुत ज्यादा होगी। किसी से नफरत करो तो अच्छे से करो। क्लियर हो गई? ये मैं तुम्हें टीचिंग नहीं दे रही हूँ, ये इसकी बात, ठीक है, समझो। देखो बेटा जी, तो ये क्या होगा, ये क्या करेगा बेटा, जब स्प्लिटिंग करेगा, जब ये स्प्लिटिंग कराएगा, तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो अट्रैक्शन ज्यादा करता है, तो रिपेल भी ज्यादा मारेगा, और जो डी ऑर्बिटल के बीच की डिस्टेंस होगी बेटा जी वो बहुत बढ़ जाएगी। उसने 2 ऑर्बिटल वहां पहुंचा दिए जिनसे बॉन्डिंग का मतलब नहीं था,
और ये जो 3 ऑर्बिटल यानी कि मेरा T2G सेट था वो यहाँ आके गिरा और मेरा Eg यहाँ गया। ये रहा मेरा बेरिक सेंटर। अब समझिए बेटा उसने क्या किया, उसने स्प्लिटिंग ज्यादा करवा दी। तो मैं क्या लिखूंगी कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है कॉजेज मोर स्प्लिटिंग, वो स्प्लिटिंग ज्यादा कराता है बेटा। और जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी उतनी ही ज्यादा CFSE होगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी। यानी कि लिख लेना बेटा, मोर विल बी द अट्रैक्शन देन मोर विल बी द रिपल्शन, मोर द अट्रैक्शन मोर विल बी द रिपल्शन एंड मोर विल बी द स्प्लिटिंग एंड हेंस मोर विल बी द CFSE। यानी कि CFSE देख लो बेटा जी, दोनों के बीच की डेल बढ़ जाएगी। अब वही अगर मैं वीक फील्ड को ले आऊं बेटा जी, तो वीक फील्ड लिगेंड क्या काम करेगा, वीक फील्ड लिगेंड 1 2 3 4 5, ठीक है, ये क्या काम करेगा बेटा जी, जब ये स्प्लिटिंग कराएगा तो दो तो बेटा, क्योंकि आपको पता है वीक फील्ड है, फील्ड ही कम ला रहा है बेटा, वो जो वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो बेटा जी जो स्प्लिटिंग होगी वो कम होगी। यानी कि बीच में देखिएगा बेटा जी स्प्लिटिंग कम हुई है। ये है मेरा SFL और ये है मेरा वीक फील्ड लिगेंड। बात समझ में आ रही है? अब देखिए बेटा जी, जब ये जो वीक फील्ड लिगेंड कह लो, वीक लिगेंड कह लो, तुम्हारे लिए क्या ही फर्क जब तुमने LFT नहीं पढ़नी तो, ठीक है, तुम दोनों में से कुछ भी कह लो अभी। अब देखना बेटा, जो वीक फील्ड लिगेंड आएगा वो देखो 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 देखो, कम अट्रैक्शन तो कम रिपल्शन तो कम स्प्लिटिंग। इनकी स्प्लिटिंग क्या कर देगा, कम करेगा। जब स्प्लिटिंग ही कम कराएगा बेटा जी, तो ये जो टोटल यहां से यहां तक का डिफरेंस होता है बेटा, ये जो टोटल लंबाई है वही मेरी क्या है, डेलो है ना। तो मुझे बताओ दोनों में से किसकी ज्यादा, ये WFL कराता, वो SFL कराता। और क्या तुमको ये समझ में आता कि SFL की स्प्लिटिंग ज्यादा होती तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती और इसकी कम होती। समझ में आ गई, समझ में आ गई बात, ठीक है, ओके। तो यानी कि अब देखिए इस बात का सार क्या है, इस बात का सार है, एक मिनट बेटा, एक मिनट लिख देती हूं। इस बात का सार है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले होंगे बेटा जी, ठीक है, उनकी जो CFSE होगी वो ज्यादा होगी और वीक फील्ड लिगेंड वालों की CFSE बेटा जी कम होगी। क्लियर बात? देख लो यार, सबूत दे रही हूं मैं तुमको, ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब एक और चीज बेटा जी, ये डेलो बहुत ज्यादा है, डेलो बहुत ज्यादा है, इसीलिए लिगेंड क्या सोचता है कि जब मैंने इतना स्प्लिट करा ही दिया है, इतना स्प्लिट में करा ही चुका हूं, तो मैं इतनी एनर्जी, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला सोचेगा मैं इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी, मान लीजिए मैंने 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, उसको चौथा डालना है स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले को, तो वो क्या कहेगा, मैं उतनी एनर्जी चौथे को यहां डालने में क्यों लगाऊं भाई, मैं कोई पागल हूं क्या, मैं कोई पागल हूं क्या, मेरी डेलो क्या है इतनी ज्यादा है, तो मैं क्यों ना करूं, मैं क्यों ना इस एनर्जी को क्रॉस करके एक इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचाने के बजाय इसको यहीं डाल दूं। और अगर मैं इसको यहीं डाल दूंगा तो इससे मेरा नाम भी हो जाएगा कि मैंने पेयरिंग कराई है। अब देखिए बेटा, तो जो डेलो होता है वो बहुत ज्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी के, यानी कि जो पेयरिंग एनर्जी उसको प्रोवाइड करानी पड़ती, जो उसको देनी पड़ती, देखो देखो बेटा, जो इलेक्ट्रॉन उसको यहां भेजना पड़ता है उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगती थी, तो उसने कहा कोई बात नहीं, पेयर करा देता हूं, पेयर करा देता हूं। तो मैं क्या बोलूंगी कि SFL के लिए जो डेलो होता है, जो उसका CFSE होता है वो ज्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी से, इसीलिए SFL क्या कराता है बेटा जी, बैक पेयरिंग करा देता है। क्लियर बात, क्लियर बात, समझ में आई? हाँ बेटा जी, आज तक आपको ये पता था SFL बैक पेयरिंग कराता है, आज मैंने आपको ये बताया कि SFL बैक पेयरिंग क्यों कराता है। क्लियर, समझ में आ गया? अब आगे उधर आ जाओ बेटा, उसकी शक्ल देख के बताओ WFL की,
WFL की शक्ल देख के बताओ कि जब चौथा इलेक्ट्रॉन बेटा डाला जाएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन डाला जाएगा, तो वो कहेगा कि मुझे पेयरिंग कराने में तो मेहनत लगेगी क्योंकि मेरी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, मुझे पेयर कराने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। लिगेंड सोचेगा बेटा ये बात कि मुझे पेयर कराने में एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। भाई तुम भी तो अपनी एनर्जी बचाते हो ना, हर काम में अपनी एनर्जी सेव करते हो ना। अभी मैं तुमसे कहूंगी नोट्स बना लो, तुम नहीं बनाते, कुछ बच्चे बनाते हैं, ठीक है, मेरी बात समझ लो, कुछ बच्चे बनाएंगे कुछ नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम हर जगह अपनी एनर्जी सेव करना चाहते हैं। बस कैसे काम हो जाए, चाहे हमें ना करना पड़े। ऐसे जब जैसे हम सोचते हैं, ऐसा लिगेंड भी तो सोच सकता है ना बेटा। जब हम अपनी एनर्जी बचा सकते हैं, हम सोचे कि ये काम कोई और कर लेगा यार, हम क्यों करें, है ना। तो लिगेंड भी यही सोच रहा है, बिल्कुल हमारी तरह सोच रहा है कि यार अपनी एनर्जी में कैसे बचाऊं। तो उसने देखा कि पेयरिंग कराने में, यहाँ ऊपर डालने में तो कम एनर्जी लग रही है, ऊपर डालना ही क्या, डाल तो लो। लेकिन उसने कहा कि जब इन तीनों के बीच में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, जब मैं इलेक्ट्रॉन लेकर आऊंगा, उससे कौन ओवरकम करेगा यार, उससे कौन लड़ेगा। जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन उस चौथे इलेक्ट्रॉन से लड़ रहे होंगे तो मैं उसको ओवरकम ही नहीं कर पाऊंगा। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, कूलम्बिक रिपल्शन शुरू हो जाएगा। तो कौन इतने झंझट में पड़े, चल ऊपर डाल देते हैं। तो मैं कहूंगी कि ये किसके केस में होता है, WFL के केस में होता है बेटा। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा। तो ये स्टेटमेंट्स ये आपको पता होने चाहिए बेटा जी, रटना मत, समझ लेना। बात का सार क्या, बात का सार ये कि ये बैक पेयरिंग कराता है इसलिए क्योंकि इसने बहुत स्प्लिटिंग करा दी है, ठीक है। अब ये नहीं चाहता कि अपनी और एनर्जी बर्बाद करे ऊपर ले जाने में इलेक्ट्रॉन को, इसलिए बैक पेयरिंग करा देता है। लेकिन वो क्यों कराता है, वो बैक पेयरिंग क्यों नहीं कराता, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे पेयर कराने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि आप लिख लेंगे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे बेटा जी, उनकी CFSC ज्यादा होगी और वीक फील्ड लिगेंड वालों की CFSC कम होगी। लिख लेंगे बेटा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा अब मुझे बताइए, मान लीजिए अब इसका देखो, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। एक तो ये पूछ सकते हैं बेटा आपसे स्टेटमेंट्स में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत कम बच्चों को पता होता है बेटा, बहुत ही कम बच्चों को पता होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि इसको पढ़ाने में मेहनत लगती है ना बेटा, इसको समझाने में मेहनत लगती है, इसलिए बच्चों को भी कम ही पता होता है, ठीक है डन, ओके। अच्छा अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, Fe(F6) 3- और FeCN का होल 6 3-। अब मैं आपसे पूछने लगूं किसकी CFSC ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे, ओके दोनों में तो ऑक्सीडेशन नंबर बराबर आ रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर, भाई दोनों में +3 आएगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर एक का 2 एक का 3 होता तो पहले वाला रूल लगा लेते, लेकिन अब पहले वाला रूल नहीं लगा सकते। तो क्या करूं कि मैं अब दूसरा रूल लगाऊं। दूसरा रूल क्या था, पहला रूल तो था हायर द ऑक्सीडेशन नंबर हायर विल बी द CFSC, और दूसरा रूल है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉजेस मोर CFSC, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है और ये वीक फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला ज्यादा CFSC रखेगा बेटा वीक फील्ड के मुकाबले। और अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, ये वीक क्यों है, तो बेटा पुरानी ट्रिक वाली वीडियो जाकर देखे, आपको पता चल जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग ये वीक क्यों है। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा जी। ये हमने क्लियर कर लिए अपने 2 पॉइंट। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, यानी थर्ड फैक्टर की तरफ, जो कि है ट्रांजिशन मेटल। बेटा ट्रांजिशन मेटल्स में याद रखेंगे, जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं, यानी कि आप 3D से 4D और 4D से 5D में जाते हैं, तो बेटा जी जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो जो d ऑर्बिटल होता है बेटा, आपको पता है ऑलरेडी डिफ्यूज है,
और जो ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जब साइज बढ़ता है बेटा तो इस बात को समझिए बेटा जी कि जो साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है उससे आपकी जो CFSC होती है, जो आपकी CFSC होगी, CFSC वो इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि मेटल का जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हो ना बेटा, आपकी CFSC बढ़ती जाती है। इसका एक रीजन आप लिख सकते हो, क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ता है, क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पर, इसीलिए आपकी CFSC भी बढ़ती है। मान लीजिए आपके पास में है कोई 3D एलिमेंट, मान लीजिए मेरे पास है आयरन, ठीक है, फिरोस, ठीक है। अगर ये तुम्हें नहीं याद है, ऐसे नहीं याद है तो बता देना बेटा, मैं बता दूंगी कैसे याद करना है, ठीक है, बट याद होना जरूरी है। DNF के लिए याद होना जरूरी नहीं है, बट कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। और CBSE वालों के लिए जरूरत नहीं है, किसके लिए जरूरत है, कंपटीशन वालों के लिए जरूरत है, ठीक है। CBSE वाले बच्चे हैं तो वो ना डरे, उनको इतना ऐसे मतलब D 3D 4D 5D ऐसे तो तुमने याद कर रखा होगा, ठीक है। ऐसे आपको जो आपके CBSE के बच्चे हैं उनके लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, फिरोज मैंने ये लिख दिया, ठीक है, इसका है फिरोज, ठीक है। अब ये एक ही सीरीज में आते हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा लिगेंड, मान लो मेरे पास सारे सेम है, ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं CFSC की, तो बेटा जी इसकी CFSC इन सबसे ज्यादा होगी। यानी कि डाउन द ग्रुप CFSC क्या होती है बेटा, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं जब आप, तो CFSC बढ़ रही है। क्लियर। अब आते हैं बेटा जी नेक्स्ट पॉइंट, ज्योमेट्री पर। ज्योमेट्री क्या है बेटा जी, ज्योमेट्री से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बेटा जी, आपके मेंस में और नीट में सवाल। बेटा CBSE वाला नहीं पूछेगा, ठीक है, CBSE वाले नहीं पूछेंगे, बट ज्योमेट्री के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा आपके कॉम्पिटिशन में, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा जी, जो आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, उनकी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं बेटा, उनकी CFSC सबसे ज्यादा होती है, फिर होते हैं आपके ऑक्टाहेड्रल, और फिर होते हैं बेटा आपके टेट्राहेड्रल। इसमें क्यूबिक भी आता है बीच में, बट तुम्हें जरूरत नहीं है तो मैं बता भी नहीं रही, ठीक है। सिर्फ जितना सिलेबस में है मैं उतना पढ़ा रही हूँ बेटा जी, जितना एडवांस तक के सिलेबस में मैं उतना पढ़ा रही हूँ। अगर मैं क्यूबिक की भी बात करूंगी तो सिलेबस पे नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और अगर किसी को जानना है तो क्यूबिक इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। ये होता है डेल SP, डेल क्यूबिक, डेलो, डेल, ठीक है बच्चा। अब आगे मूव करते हैं बेटा। ये जो डेल SP है ये 1.3 डेल O होता है, ये होता है आपका डेलो, और आपको पता है डेल T बराबर कितना होता है, 4.9 डेल, ठीक है। तो आपको साफ पता चल रहा है कि ये इससे 1.3 ज्यादा है, और ये देखना 4.9 है, तो ये ऑफ कोर्स ये सबसे कम हो गया। तो ये ऑर्डर आपसे पूछ सकता है, आपसे मान लीजिए डेल O दे दिया जाए, डेल O CFSC दे दे ऑक्टाहेड्रल की, और आपको टेट्राहेड्रल में बदलनी हो, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। तो आपसे क्वेश्चन इस वाले पार्ट से काफी क्वेश्चन लग सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि मान लीजिए वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे दे और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे दे, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो CFSC होगी वो ज्यादा होगी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं लिख दूं CO H2O का होल 6+3 और CO F6 ले लो, या COCl4 ले लो, काम करो -2, ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बेटा जी सबसे पहले तो आप यही देख लेंगे कि दोनों में कोबाल्ट है, इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 आएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले की ज्यादा होगी। अब दोनों में से आपसे पूछ रहा है कि CFSC बता दीजिए दोनों में से किसकी ज्यादा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, या तो आप फर्स्ट रूल से कर लीजिए, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल से। अदरवाइज आप क्या करिए, आप कुछ मत करिए, आप देख लीजिए कौन ऑक्टाहेड्रल है और कौन टेट्राहेड्रल है, और इस रूल से आपका सवाल हो जाएगा कि जो मेरा ऑक्टाहेड्रल है उसकी CFSC ज्यादा होती है टेट्राहेड्रल वाले से। एम आई क्लियर टू यू? ओके, तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत 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 खुश रहिए। बाय।